नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास में। कक्षा 10वीं के अपने प्यारे बच्चों के साथ दोस्तों हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं मास्टर 30 बैच। जी हां, पीछे आप लोग जैसे देख पा रहे हैं दोस्तों लिखा है यूपी बोर्ड, लेकिन ये क्लास सिर्फ यूपी बोर्ड की नहीं, हमारा बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, झारखंड बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, अगर आप भारत के किसी भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट के अंदर के स्टूडेंट हैं कक्षा 10वीं के, तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा ये प्यारा सा जो सेशन है या फिर जो क्लास है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जिस बिंदु को लेकर हम लोग आप सभी के सामने डिस्कशन कर रहे हैं दोस्तों, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है सामाजिक अध्ययन, और इस सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत दोस्तों मैं आप सभी के सामने पेश करने जा रहा हूं राजनीतिक दल, है ना। अब ये जो चैप्टर है दोस्तों आपको कहां पर देखने को मिलता है, आप लोग देखते हैं कि जो आपकी पॉलिटिकल साइंस या फिर जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, जिसे हम लोग राजनीतिक विज्ञान के नाम से पुकारते हैं, है ना। वहां पर हमें यह अध्याय देखने को मिलता है, काफी महत्वपूर्ण, काफी ज्ञानवर्धक और काफी जबरदस्त हमारा ये चैप्टर है। बहुत सारी बातें आप देखते हैं कि आपके इस चैप्टर से संबंधित हमें देखने को मिलती हैं आपके पेपर के कॉन्टेक्स्ट में। स्टार्ट करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि हमारी आज की इस क्लास में आखिर आप और हम क्या पढ़ेंगे। हमारी आज की इस क्लास में हम लोग सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं इस चैप्टर से संबंधित उनको डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग इस चैप्टर से संबंधित जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उनको डिस्कस करेंगे, और उसी के साथ साथ आप सभी के साथ जो हमारे एमसीक्यू के जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करें दोस्तों, लेट्स बिगिन। सबसे पहला सवाल दोस्तों पूछा जा रहा है कि आखिर ये राजनीतिक पार्टी या फिर राजनीतिक दल से क्या तात्पर्य होता है। देखिए, राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा समूह है जो आपको क्या दिखता है दोस्तों, जो चुनाव लड़ने की कोशिश करते हुए दिखते हैं और सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। तो देश के अंतर्गत हमारे कुछ ऐसे समूह जो चुनाव में भाग लेते हैं, चुनाव जीतना चाहते हैं, देश की सत्ता यानी कि देश की पावर को अपने पास रखना चाहते हैं, उन्हें ही हम लोग राजनीतिक दल कहते हैं। अच्छा, राजनीतिक दल तीन चीजों से मिलकर बने होते हैं। राजनीतिक दल में एक होते हैं दोस्तों उस पार्टी के नेता, उस पार्टी के चेहरे। उसके बाद दूसरे होते हैं एक्टिव मेंबर, जो उस पार्टी को जिताने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। और तीसरे होते हैं दोस्तों अनुयायी। अनुयायी का मतलब होता है कि ये किसी पार्टी को पसंद करते हैं और वोट वाले दिन बस ये अपना वोट उस पार्टी को दे आते हैं, लेकिन ये उस पार्टी के लिए जी जान से काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो किसी भी राजनीतिक दल के ये तीन घटक हमें देखने को मिलते हैं। अगला सवाल, हर राजनीतिक पार्टी या फिर हर राजनीतिक दल जो होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है। दोस्तों आप सभी को पता है कि जितने भी हमारे राजनीतिक दल होते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि वो चुनाव में भाग लें और उसके बाद वो जनता से क्या करें दोस्तों, वो जनता के सामने बहुत सारे वादों को करें, और उसके बाद वो पूरी कोशिश करते हैं कि जो देश को चलाने की पावर है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, देश को चलाने की जो सत्ता है वो उनके पास आए। हर राजनीतिक दल यही कोशिश करता है। अगला, राजनीतिक दलों के क्या क्या कार्य हैं। चुनाव में भाग लेना, नीतियां बनाना कि कैसे वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करें, उनसे वोटों को प्राप्त करें। चुनाव जीतने के बाद वो क्या करते हैं, कानून बनाते हैं, सरकार बनाते हैं। अगर वो ज्यादा सीटें नहीं जीत पाते हैं तो वो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। वो लोगों का क्या करते हैं दोस्तों, लोगों के जनमत को निर्मित करते हैं, यानी कि लोगों की जो सोच होती है वो उसको बिल्ड करते हैं, लोगों को राजनीतिक तौर पर जागरूक बनाते हैं, और सरकारी मशीनरी तक के जनता की जो आवाज है वो सरकार तक पहुंचे, ये राजनीतिक दलों के द्वारा ही आप लोग देखते हैं कि दोस्तों की जाती है। अगला सवाल है, पूछा जा रहा है कि राजनीतिक पार्टी की आखिर आवश्यकता ही क्यों है। देखिए, अगर हम अपने प्यारे भारत के देश के संदर्भ में देखें, हमारे देश में हमें लगभग आप देखते हैं कि 700 से भी ज्यादा अलग अलग राजनीतिक दल देखने को मिलते हैं। अब हर राजनीतिक दल की एक अपनी अलग विचारधारा होती है। कुछ राजनीतिक दल किसानों की भलाई की बात करते हैं, कुछ महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, कुछ छात्रों के उत्थान की बात करते हैं, कुछ एक भाषा संबंधी आप देखते हैं राजनीतिक दल होता है। तो हर राजनीतिक दल एक स्पेसिफिक, एक निश्चित विचारधारा पर बना होता है, और हर राजनीतिक दल ये चाहता है कि जब भी वो चुनाव जीते तो वो अपनी विचारधारा के हिसाब से देश को आगे बढ़ाए। अगर आप देखते हैं दोस्तों कि देश में राजनीतिक दल ही नहीं होंगे, और राजनीतिक दल नहीं होने से कोई भी व्यक्ति चुनाव अगर जीत जाएगा अकेला अकेला इंडिविजुअल, तो उस स्थिति में आप देखते हैं कि देश को चलाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा मुश्किल हमें दिखेगा, है ना। कि अगर लोग स्वतंत्र तौर पर चुनाव जीत जाएंगे और उनकी अगर एक जैसी समान सोच नहीं होगी, तो इसकी वजह से आप लोग देखते हैं दोस्तों कि देश से संबंधित जो बड़े फैसले होंगे उन फैसलों पर आप देखते हैं दोस्तों के उन फैसलों को लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, है ना। क्योंकि राजनीतिक दलों की एक निश्चित सोच होती है, एक निश्चित विचारधारा होती है। अब देश में अगर हम लोग अपनी लोकसभा में देखें 545 हमें सदस्य दिखते हैं। इनमें से जैसे अगर किसी को भी देश में सरकार बनानी होती है तो उनको उनके 272 साथियों का जीतना जरूरी है। अब 2019 में जो हमारा चुनाव हुआ लोकसभा में, उसमें हम लोग देखते हैं कि जो बीजेपी है, जिसे हम लोग भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, उनके 303 साथी जीते अकेले ही, है ना, उनको बहुमत मिल गया। अब इन्हें देश से संबंधित अगर कोई भी कानून बनाना होता है, क्योंकि बीजेपी के 303 साथी हैं, तो वो आसानी से क्या कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि उनके साथ 303 साथी हैं और कानून बनाने के लिए आधे से ज्यादा साथियों का होना जरूरी है, तो आसानी से बना लेते हैं।
लेकिन अगर सब लोग अकेले अकेले होंगे तो देश से संबंधित कानून और फैसले लेने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आएगी। अगला सवाल है कि एकल पार्टी सिस्टम क्या है। दोस्तों बहुत से देशों में हम लोग देखते हैं कि वहां पर सिर्फ एक ही राजनीतिक दल होता है और लोगों को ना आप देखते हैं दोस्तों कि कोई विकल्प या फिर ऑप्शन नहीं दिया जाता। जैसे चीन के अंदर सिर्फ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ही है, लोगों को हर 5 साल बाद आप देखते हैं कि उन्हीं को वोट देना होता है और वही लोग बार बार चुनाव जीत कर आते हैं। वो हमें लोकतंत्र के अंदर नहीं दिखता। लोकतंत्र के अंदर तो लोग के पास ऑप्शंस होना चाहिए ना। तो एकल पार्टी सिस्टम में एक बड़ी दुविधा यह है कि लोगों को चुनने का मौका नहीं मिलता। मान लीजिए कि एक पार्टी के अंदर जो लोग हैं वो देश को सही तरीके से नहीं चला रहे, तो लोग दूसरों को नहीं चुन सकते क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। अगला सवाल है कि किस देश के अंदर प्रचलित पार्टी सिस्टम है। प्रचलित पार्टी सिस्टम का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप लोग देखते हैं किसी भी देश में प्रचलित पार्टी सिस्टम के कई ऐतिहासिक और सामाजिक कारण होते हैं। प्रचलित पार्टी सिस्टम का मतलब कि मल्टी पार्टी सिस्टम, कि वहां पर बहुत सारे राजनीतिक दल हमें देखने को मिलते हैं और दुनिया के बहुत से देशों में हमें ये देखने को मिलता है दोस्तों कि किस प्रकार की पार्टी को। अब अगला सवाल हमारे सामने है कि इनमें से वो किस प्रकार की पार्टी होती है जिसको हम लोग राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कहते हैं। भारत के अंदर ऐसा राजनीतिक दल जिसको आप लोग देखते हैं दोस्तों कि जब किसी राज्य के चुनाव हुए हों उस चुनाव में उनको 6% वोट मिले हों और कम से कम 2 सीटें उन्होंने जीती हों। अगर कोई राजनीतिक दल है जो राज्यों के चुनावों में आप देखते हैं दोस्तों कि 6% वोटों को प्राप्त कर चुका हो और उनके 2 जो हैं विधायक जीते हुए, उसे हम लोग राज्य स्तर की पार्टी कहते हैं। वहीं भारत में जो हमारी नेशनल लेवल की पार्टी होती है या फिर जिसे हम लोग राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कहते हैं, वो क्या है कि अगर किसी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कहना है तो वो लोकसभा के चुनाव में 4 जो अलग अलग हमारे राज्य हों, 4 अलग अलग राज्यों में कम से कम 6% लोगों ने उनको वोट दिया हो। तो अगर किसी को नेशनल लेवल की हमारी पार्टी बनना होता है या फिर राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनना होता है तो कम से कम 4 राज्यों में उनके 6% वोट होने चाहिए। उसी के साथ साथ लोकसभा में उनके 4 सांसदों का जीतना जरूरी होना चाहिए और इसी आधार पर हम लोग किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कहते हैं। अगला सवाल है कि मान्यता पार्टी प्राप्त होती है। मान्यता प्राप्त पार्टी, देखिए मान्यता प्राप्त पार्टी का मतलब होता है कि भारत के अंदर अगर किसी को भी अपनी राजनीतिक दल को बनाना है तो राजनीतिक दल को बनाने के लिए हम क्या देखते हैं दोस्तों, हम ये देखते हैं कि देश के अंदर अगर राजनीतिक दल को बनाना होता है तो उसके लिए सबसे पहले जो हमारा चुनाव आयोग होता है ना, उससे अनुमति लेनी होती है। आप पहले चुनाव आयोग के पास जाएंगे। चुनाव आयोग क्या करेगा दोस्तों, आप चुनाव आयोग के पास जाकर बताएंगे कि भाई ये हमारी पार्टी का नाम होगा, ये हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह होगा, हमारी पार्टी के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि हम इस विचारधारा को लेकर चलते हैं। और इन्हीं बातों पर आप लोग देखते हैं कि अगर आपकी हर चीज देश के संविधान के अनुरूप होगी और आप देश के संविधान के अनुरूप अपनी राजनीतिक पार्टी को बना रहे होंगे, तब चुनाव आयोग कहेगा कि हाँ आप एक नई पार्टी को बना सकते हैं, आपको मान्यता दी जाएगी, यानी कि आप अब रिकॉग्नाइज हैं, आप देश में चुनाव लड़ सकते हैं। इसे ही मान्यता प्राप्त पार्टी कहा जाता है। मान्यता प्राप्त पार्टी का मतलब कि अगर चुनाव लड़ने के लिए अगर आप राजनीतिक दल बना रहे हैं, पार्टी बना रहे हैं, तो उसका एक अपना नाम हो, एक चुनाव चिन्ह हो, उसकी एक विचारधारा हो, है ना। तो ये सभी आप क्या देखते हैं दोस्तों, चुनाव आयोग के द्वारा ही आप देखते हैं कि की जाती है। अगला सवाल है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं पर चर्चा कीजिए। राजनीतिक दल क्या करते हैं, आपको पता है, चुनाव लड़ते हैं, सरकार बनाते हैं। जो चुनाव आप देखते हैं दोस्तों, जिनके साथी ज्यादा नहीं जीतते हैं वो विपक्ष की भूमिका बनाते हैं, वो विपक्ष में चले जाते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि जो जनता होती है उनके बीच में और लोगों के बीच में आप लोग देखते हैं कि जो हमारे राजनीतिक दल होते हैं एक प्रकार से कड़ी होते हैं और जीते हुए राजनीतिक दल क्या करते हैं, लोगों की भलाई के अधिक से अधिक कार्य करते हैं, क्योंकि उनको दोबारा चुनाव जीतना होता है ना, क्योंकि उनको दोबारा चुनाव जीतना होता है। और राजनीतिक दल देखिए ये क्या करते हैं दोस्तों, चुनाव में भाग लेते हैं। चुनाव में भाग लेने के बाद जब ये जीत जाते हैं तो इनको नेता कहा जाता है। इन्हीं नेता लोगों का जो समूह होता है उसको हम लोग सरकार कहते हैं। और ये सरकार क्या करती है दोस्तों, ये जो सरकार होती है जो अलग अलग राजनीतिक दलों के समूह से बनी होती है, इसको हम लोग कानून बनाते देश से या नियम बनाते हुए देखते हैं। अगला सवाल है कि राजनीतिक दलों के सामने क्या क्या चुनौतियां। देखिए राजनीतिक दलों के सामने हमें बहुत सारी चुनौतियां देखने को मिलती हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है, आप देखते हैं दोस्तों कि आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। अर्थात आप देखते हैं कि हर राजनीतिक दल में जो एक बड़ा नेता हो जाता है, जो वो सोचता है, जिस तरीके से वो पार्टी को चलाना चाहता है, उसी तरीके से आप लोग देखते हैं दोस्तों कि अधिकतर राजनीतिक दल चलते हैं। जो और कार्यकर्ता सोचते हैं उनकी बात को उतनी वैल्यू नहीं दी जाती है ना। लोकतंत्र में तो सबकी बात सुनी जाती है, तो अगर लोकतंत्र होगा उस राजनीतिक दल में तो उसमें छोटे कार्यकर्ता, बड़े कार्यकर्ता, पुराने नेताओं सबकी बातों को सुना जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो ये लोकतंत्र के लिए चुनौती है। उसी के साथ साथ दोस्तों देखता है वंशवाद, कि अगर किसी पार्टी के अंदर कोई नेता बड़ा नेता बन जाता है तो उसके बाद उसके घर के लोगों को आसानी से उस राजनीतिक दल के अंदर आप देखते हैं कि ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठा दिया जाता है। हाँ, अगर वो योग्य हैं तो बिठाना सही है, लेकिन अगर वो अयोग्य हैं तो ये आप देखते हैं कि लोकतंत्र के लिए खतरा है। अपराधी प्रवृत्ति के लोग पैसे के बल पर क्या करते हैं, राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार बन जाते हैं और चुनाव जीतने के बाद फिर वो लोकतंत्र को प्रभावित करते हैं।
उसी के साथ आप देखते हैं दोस्तों कि अगर राजनीतिक दल के अंदर आप देखते हैं कि झूठे वादे किए जाते हैं, है ना, और चुनाव जीतने के बाद अगर वादों को पूरा नहीं किया जाता, तो ये भी लोकतंत्र के लिए और राजनीति के लिए एक बहुत ही नकारात्मक हमें बिंदु दिखता है। अगला सवाल है कि राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करें, इसके लिए क्या जरूरी है। देखिए, राजनीतिक दल अपना कामकाज सही ढंग से करें, इसके लिए जरूरी है कि देश के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि हम लोग लगभग 1/3 जो है ना दोस्तों, हमारे जितने भी नेता हो उनका महिला होना जरूरी है। देश के अंदर लगभग हम देखते हैं कि 49% जो हमारी पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो महिलाएं हैं। नेता महिला बहुत कम है। महिलाओं की समस्या महिलाएं अच्छी जानती हैं। तो अगर राजनीतिक दलों को सच में देश की भलाई करनी है तो अधिक से अधिक महिलाओं को नेता के तौर पर अपना चुनाव लड़वाना जरूरी है। उसी के साथ साथ आप देखते हैं जो चुनाव का खर्चा है ना, ये बहुत ज्यादा है। इस चुनाव के खर्चे में बहुत ज्यादा आप देखते हैं कि पेट्रोल, कागज, टेलीफोन और संसाधनों का यूज होता है। तो चुनाव को सस्ता किया जाए, लोगों को आकर्षित किया जाए और जो वादे किए जाए ना उनको पूरा किया जाए। तो अगर इन चीजों को किया जाए, महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, सभी राजनीतिक दल कम से कम खर्चे में चुनाव को कराएं, है ना। उसी के साथ साथ आप देखते हैं दोस्तों कि हर लोगों को अपने साथ जोड़ा जाए, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि राजनीतिक दल बेहतर कार्य कर सकते हैं। राजनीतिक दल का अर्थ क्या है दोस्तों? राजनीतिक दल देश के अंतर्गत मौजूद लोगों का एक ऐसा समूह जो चुनाव लड़ता है, सरकार बनाता है, और जब सरकार बना लेते हैं तो वो अपनी विचारधारा के हिसाब से क्या करते हैं दोस्तों, देश को चलाते हैं और समाज का कल्याण यानी कि भला करने की कोशिश करते हैं। अगला सवाल है, पूछा जा रहा है कि भारत में किस प्रकार का पार्टी सिस्टम है। भारत के अंदर अगर आप लोग देखें कि हमारे यहाँ सिर्फ एक दल है या फिर 2 राजनीतिक दल है, नहीं, भारत के अंदर हमें मल्टी पार्टी सिस्टम या फिर आप देखते हैं दोस्तों बहुदलीय व्यवस्था देखने को मिलती है ना। हमारे देश में लगभग 700 से भी ज्यादा अलग अलग राजनीतिक दल हमें देखने को मिलते हैं। और आप देखते हैं कि लोगों के पास ना यहाँ पर ऑप्शंस दिया गया है ना, चयन करने का ऑप्शंस दिया गया है कि आप किसी को भी क्या कर सकते हैं, किसी भी राजनीतिक दल को चुन सकते हैं, है ना। क्योंकि भारत में अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग आप देखते हैं कि लोगों के समूह हैं। तो हर एक समूह से आप देखते हैं कि अलग अलग राजनीतिक दल हमें आते हुए दिखते हैं जो लोकतंत्र में चुनाव जीतकर सरकार बनाकर लोकतंत्र को और अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। राजनीतिक दलों के क्या क्या गुण होते हैं? राजनीतिक दल क्या करते हैं दोस्तों, आप सभी देखते हैं कि राजनीतिक दल मुख्य तौर पर जो समाज होता है ना, जो सोसाइटी होती है, उनका एक प्रकार से आप लोग क्या करते हैं दोस्तों, उनका एक प्रकार से आईना यानी कि दर्पण होते हैं। लोग क्या सोच रहे हैं, ये अगर आपको पता करना है तो आपको चुनाव कराने होंगे। और चुनाव किनके द्वारा संभव हो पाता है? बहुत सरल, आप देखते हैं कि राजनीतिक दल के द्वारा ही होता है। तो लोगों की सोच दर्शाने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है हमारे राजनीतिक दल, जो ये बताते हैं कि लोग किस विचारधारा को पसंद कर रहे हैं देश के अंदर, है ना। अगला सवाल दोस्तों पूछा जा रहा है कि सूची 1 और सूची 2 का हमें मिलान करना है। हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से जो ये राजनीतिक दल हैं ये किस किस कैटेगरी के अंतर्गत आपको आते हुए दिखेंगे। तो एक एक कर हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहला है दोस्तों कि जो कांग्रेस पार्टी है ना, कांग्रेस पार्टी है, ये क्या है दोस्तों, आप देखते हैं कि साल 2004 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा बहुत सारी और पार्टियों का भी एक समूह बना था जिसे हम लोग यूपीए, है ना, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जिसे कहा जाता है, जिसे हिंदी में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन कहा जाता है, इसका भाग है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। वहीं भारतीय जनता की बात की जाए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जिसे हम लोग बीजेपी कहते हैं, तो बीजेपी ने भी अपने साथी पार्टियों के साथ एक समूह बनाया जिसे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कहा जाता है, जिसे हम लोग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन कहते हैं। तो ये जाता है ऑप्शन ए में। उसी के साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है ना, जैसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है दोस्तों, ये वामपंथी विचारधारा की पार्टी है। तृणमूल देश जो पार्टी है दोस्तों, वो सिर्फ आपको कहाँ दिखती है? एक प्रांतीय पार्टी है जो आपको तेलंगाना के अंतर्गत बड़े तौर पर काम करते हुए दिखती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने रखते हैं। दोस्तों पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन बहुजन समाजवादी के संस्थापक हैं। तो साल 1984 में आप देखते हैं कि एक राजनीतिक दल भारत में बनता है जो दलितों के उत्थान की बात करता है। और आप देखते हैं दोस्तों कि दलित और अल्पसंख्यक लोगों को आगे बढ़ाने की बात करता है, और इसके संस्थापक माने जाते हैं काशीराम जी। तो काशीराम जी के द्वारा बहुजन समाजवादी पार्टी को स्थापित किया गया था 1984 में। अगला सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक क्या है। जो भारतीय जनता पार्टी है ये आप देखते हैं दोस्तों कि साल 1980 में बनाई गई है, जिसका जो चुनाव चिन्ह है वो कमल है। और आप देखते हैं दोस्तों कि इस राजनीतिक दल का जो मुख्य उद्देश्य है वो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, के देश के लोग देश की जो पुरानी संस्कृति है उससे जुड़े और देश में देशभक्ति मजबूत हो। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि पार्टी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। राजनीतिक दलों पर लोगों का ज्यादा भरोसा नहीं है। दलों में अक्सर बड़े नेताओं के घोटालों की गूंज सुनाई देती है। सरकार चलाने के लिए पार्टियों का होना जरूरी नहीं। इनमें से कौन सी चीज आप देखते हैं, बताना है कि आपको सही है। दोस्तों अगर आप लोग देखें कि जो राजनीतिक दल होते हैं ना, लोग इन पर ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है ना। क्यों? लोगों का ये मानना है कि एक बार ये अगर चुनाव जीत जाते हैं तो ये हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं, इसलिए ये आप देखते हैं कि ये आवश्यकता है कि चुनाव को
जीतने के बाद राजनीतिक दल जितने भी वादे किए हैं उनको पूरा जरूर करें ताकि लोगों का विश्वास उन पर बना रहे। अगला सवाल है ना, इनमें से किसके द्वारा, इसको तो हमने डिस्कस किया है। अगला सवाल है दोस्तों कि राजनीतिक दलों को मान्यता और उनका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत के अंतर्गत अगर हम लोग देखें, जितने भी राजनीतिक दल होते हैं, हर राजनीतिक दल का अपना चुनाव चिन्ह होता है और उनको मान्यता कौन प्रदान करता है? उनको मान्यता भारत का निर्वाचन आयोग या फिर चुनाव आयोग के द्वारा दी जाती है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही बनता है। अगला सवाल है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। भारत का जो हमारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, इनकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उनकी नियुक्ति की जाती है। अगला, निम्नलिखित में से लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, कि इनमें से वो क्या चीज है जो लोकतंत्र को जीवित रखती है। अगर किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं कि राजनीतिक दल ही नहीं होंगे, तो राजनीतिक दल वैसे मुख्य तौर पर क्या करते हैं दोस्तों, ये ना लोकतंत्र को सरल बना देते हैं, है ना, लोकतंत्र को सरल बनाते हैं। जनता को बताते हैं कि चुनाव में किस तरीके से भाग लेना है, किस तरीके से वोटिंग करनी है, किन को वोट देना है, और जो हमारी जनता है उसको चुनाव को सरल बनाते हैं। तो अगर राजनीतिक दल नहीं होंगे तो चुनाव सरल नहीं बनेंगे, जिससे लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। तो राजनीतिक दल ही क्या है दोस्तों, आप क्या देखते हैं कि ये लोकतंत्र के प्राण माने जाते हैं, कि लोकतंत्र जो जीवित रहता है वो राजनीतिक दलों की सही सोच से जीवित रहता है। अगला सवाल है कि भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है। भारत के अंदर लगभग 700 के करीब हमारे राजनीतिक दल हमें देखने को मिलते हैं और भारत में हमें बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था देखने को मिलती है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, पूछा जा रहा है कि भारत में दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक अवस्था का रूप है। भारत के अंदर अगर हम लोग देखें, जितने भी हमारी राजनीतिक दल बने हुए हैं ना, वो किस आधार पर बने हैं दोस्तों, वो मुख्य तौर पर हमारे समाज के, हमारे देश में जितने भी राजनीतिक दल बने हैं वो राजनीतिक व्यवस्था के लिए बने हैं, कि हमें क्या करना है, हमें अपने देश में राजनीति को अधिक से अधिक बेहतर करना है ना। इस प्रारूप में हमें देखते हैं कि ये बने हैं कि राजनीति करनी है अधिक से अधिक ताकि वो देश को बेहतर कर सके। अगला है, एक अच्छा सवाल आपके सामने रखा गया है, पूछा जा रहा है कि भारत में दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है, कि हमारे प्यारे भारत के अंदर किस प्रकार की विशेषता हमें देखने को मिलती है। भारत के अंतर्गत जो अधिकांश हमारे दल हैं दोस्तों, वो किसी एक धर्म को या फिर एक अलग भाषा जाति से क्या करते हैं दोस्तों, जुड़े हुए हमें दिख जाते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों की अलग अलग नीतियां और कार्यक्रम होते हैं, हर राजनीतिक दल की अपनी अलग अलग सोच और उनके अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, लेकिन आपको इनमें कुछ समानताएं भी देखने को मिल जाती हैं। जैसे अगर एक राजनीतिक दल कहता है कि हम सबको बिजली देंगे फ्री, तो दूसरा भी कहता है कि सबको बिजली फ्री देंगे, एक कहता है कि वाईफाई देंगे, तो फिर सब उसी तरीके से आप देखते हैं कि वादे करने शुरू कर देते हैं। और भारत के अंदर हम लोग देखते हैं कि हमें क्षेत्रीय लेवल पर भी बहुत सारे राजनीतिक दल दिखते हैं और उसी के साथ साथ ये क्षेत्रीय लेवल के जो राजनीतिक दल हैं ये आगे चलकर भारत में बड़े स्तर के राजनीतिक दल बन जाते हैं। क्या ये सही बात है? जी हाँ, ये चारों की चारों बातें, उपरोक्त सभी हमारी बिल्कुल सही बातें हमें दिखती हैं। अगला सवाल है कि राजनीतिक दल निम्नलिखित में से किसके लिए जरूरी है। देखिए, राजनीतिक दल आप सभी को बताया दोस्तों कि लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए, चुनाव को सरल करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और इनके बिना चुनाव होना बिल्कुल भी आप देखते हैं कि दोस्तों जटिल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, पूछा जा रहा है कि डैश ने चुनाव के समय पार्टियों के द्वारा दीवार लेखन पर आधारित रूप से प्रतिबंध लगाया। इनमें से वो कौन होगा जो ये कहेगा कि भाई जब चुनाव होंगे तो चुनाव प्रचार करते समय आप दीवारों पर पेंट नहीं कर सकते। कौन इस प्रकार की शक्ति रखता है? देश का संसद, देश का राष्ट्रपति, देश का चुनाव आयोग या फिर नियंत्रक एवं महालेखा प्रशिक्षक। हम देखते हैं कि देश में जो हमारा चुनाव आयोग है ना, वो क्या करता है दोस्तों कि जब चुनाव हो रहे होते हैं तो उस समय चुनाव कराने के जो नियम होता है वो बताता है और इन्हीं नियमों के अनुसार हम देखते हैं कि देश में चुनाव होता है, जिसमें से एक नियम है कि आप चुनाव करते समय दीवारों को गंदा नहीं कर सकते। अगला है ना, राजनीतिक दल समाज में मौलिक को प्रतिबिंबित करते हैं। जितने भी हमारे राजनीतिक दल होते हैं ये क्या करते हैं दोस्तों, ये हमारे समाज की जो अलग अलग क्या दिखता है दोस्तों, सामाजिक विभाजन है। हमारा समाज अलग अलग तरीकों से बटा हुआ है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर। तो भिन्न भिन्न जातियों से संबंधित, भिन्न भिन्न भाषाओं को आगे बढ़ाने के लिए, भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृतियों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे राजनीतिक दल हमें दिखते हैं। तो भारत के राजनीतिक दल भारत के सामाजिक विभाजन को दर्शाती हैं, है ना, ये हमें दर्शाती हैं। अगला सवाल है, पूछा जा रहा है कि भारत जैसे देश में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों का चयन करता है। भारत के अंदर आप देखते हैं कि जो चुनाव लड़ने के लिए योग्य होता है, जैसे अगर हम लोग देखें कि भारतीय जनता पार्टी है ना, या फिर आप लोग देखते हैं मान लीजिए कि जो कांग्रेस है, अगर कांग्रेस चाहती है कि उनकी तरफ से कोई व्यक्ति किसी इलाके में उम्मीदवार बने, है ना, या फिर आप देखते हैं कि चुनाव लड़े, तो वो क्या करते हैं दोस्तों, वो किसके द्वारा तय होता है? आप देखते हैं कि उस पार्टी के जो शीर्ष नेता होते हैं, है ना, पार्टी के जो बड़े नेता होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि हमारी पार्टी से किस इलाके में कौन चुनाव लड़ेगा। ऑप्शन ए आप देखते हैं कि दोस्तों बिल्कुल हमारा सही ऑप्शन बनता है। अगला क्वेश्चन, और यहाँ पर हम देखते हैं कि दोस्तों ये जो हमारे सारे क्वेश्चंस थे इस चैप्टर से संबंधित, राजनीतिक दल से संबंधित, वो हमने आपके सामने रखे और बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर से संबंधित जो सारी की सारी बातें हैं उसको हमने रखा।
आशा है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, अपनी ये जो क्लास है उसको समाप्त करते हैं। आप लोगों से मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के अंदर, एक नई क्लास के अंदर, और उसमें हम लोग आप सभी के साथ जो हमारे जो बचे हुए लेक्चर होंगे उनको डिस्कस करेंगे। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस चैप्टर के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं इस मास्टर 30 सीरीज़ के अंदर। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।